दोस्तों, वे टू लर्न में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करते हैं गठबंधन की राजनीति पे। गठबंधन की राजनीति या गठबंधन की सरकार क्या है, गठबंधन की जो सरकार है उसका जो विकास कैसे हुआ है, या गठबंधन की राजनीति का विकास क्या हुआ है। गठबंधन की राजनीति या किसी भी राजनीतिक दल में गठबंधन होने का या करने का क्या कारण हो सकता है, या क्या इसकी सीमाएं या नकारात्मक पक्ष हो सकता है और क्या सकारात्मक पक्ष हो सकता है, सभी बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, क्योंकि गठबंधन की राजनीति भी इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हम लोग गठबंधन की राजनीति पे। सबसे पहले तो गठबंधन की राजनीति हम लोग जानते हैं कि आखिर है क्या गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति हम लोग कहते किसको है, तो सिंपल सी लैंग्वेज में गठबंधन का तात्पर्य ही ऐसी सरकार से है, यानी गठबंधन का तात्पर्य ऐसी सरकार से है जो कई दलों द्वारा मिलकर बनाई जाती है। ठीक है, कई उसमें दल शामिल होते हैं, यानी छोटे छोटे जो राजनीतिक दल है, कई दलों के शामिल होने से गठबंधन की सरकार बनती है या गठबंधन बनता है। मिली जुली सरकार जो है वो संसदीय प्रणाली का लक्षण है। संसदीय सरकार में उस राजनीतिक दल को सरकार बनाने का निमंत्रण दिया जाता है जिसे विधान पालिका में बहुमत प्राप्त होता है। विधान पालिका में जिसका बहुमत प्राप्त होता है उसी को सरकार बनाने का निमंत्रण केंद्र में राष्ट्रपति के द्वारा और राज्य में राज्यपाल के द्वारा दिया जाता है। जब ऐसी प्रणाली में किसी भी राजनीतिक दल का स्पष्ट बहुमत या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तब विधान पालिका में कुछ दल मिलकर के सरकार का गठन करते हैं। वैसी सरकार को हम मिली जुली अर्थात गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक है, बहुमत नहीं मिल पाने के कारण छोटे छोटे राजनीतिक दलों का जो मिलन होता है वही गठबंधन की सरकार हो जाता है। ठीक है, मिली जुली सरकारें जो होता है सम्मिलित रूप से राजनीति का परिणाम, मतलब एक तरह समझिए कि मिली जुली जो सरकार होती है जो सम्मिलित राजनीति का यह परिणाम होती है, और विभिन्न राजनीतिक दल सम्मिलन की इस राजनीति में चुनाव के पूर्व या चुनाव के बाद दोनों गठबंधन कर सकते हैं। चुनाव के पूर्व भी बहुत सारा राजनीतिक दल जो है वो गठबंधन कर लेते हैं। चुनाव जैसे ही खत्म होता है, बहुमत नहीं प्राप्त होने के बावजूद लोग राजनीतिक दल अपने अपने सीट के लिए या अपने अपने पद के लिए लोभ से वो गठबंधन कर लेते हैं। या तो जिसका बहुमत प्राप्त हुआ या तो जो ज्यादा सीट जीत करके आए हैं उनमें लोग शामिल हो जाते हैं, वही गठबंधन की सरकार होती है। अब हम लोग जानते हैं कि गठबंधन सरकार, आखिर गठबंधन प्रणाली का विकास कैसे हुआ। विकास को हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले तो देखते हैं कि प्रमुख राजनीतिक दलों के वैचारिक मतभेद के कारण हुए विभाजन तथा क्षेत्रीय दलों के उद्भव का परिणाम है। जो प्रमुख दल है उनमें वैचारिक मतभेद फूटने के कारण, ठीक है, क्षेत्रीय दल अपनी अपनी आकांक्षा और महत्वाकांक्षा के द्वारा उठे हैं, उसी से गठबंधन की शुरुआत हुई है। राज्य स्तर पर शुरुआत 1950 के दशक में ही केरल में हो गई थी, जब केरल में साम्यवादियों के विरुद्ध कांग्रेस ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। उसी समय से शुरुआत मानी जाती है, उसी समय हो गई थी। जबकि संघीय स्तर पर जेपी आंदोलन के द्वारा, जेपी आंदोलन जब हुआ था एक संपूर्ण क्रांति था। जेपी आंदोलन के द्वारा संघीय स्तर पर गठबंधन की सरकार माना जाता है। इसी समय कांग्रेस की सरकार गिरी थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जो सबसे पहला जो गठबंधन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ही दलों के साथ मिलजुल करके बनाया गया था। ठीक है,
इसके बाद 1988 के बाद केंद्र में एक दल की जो सरकार थी प्राय समाप्त प्राय ही हो गई। फिर 1988 के बाद लगभग मिली जुली ही सरकार और गठबंधन की सरकार ही आते गए। फिर 12वीं एवं 13वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक मत प्राप्त हुआ। 12वीं और 13वीं लोकसभा में 12वीं और मत प्राप्त हुआ और इसी समय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में बने। और इसके बाद देखा जाता है तो 14वीं लोकसभा में कांग्रेस ने छोटे छोटे राजनीतिक दलों से मिलकर फिर सरकार बनाई, क्योंकि जब 12वीं और 13वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी ने सर्वाधिक मत बना करके यहाँ भी छोटे छोटे राजनीतिक दल थे उनसे मिली जुली, तो कांग्रेस भी समझ ली जो केंद्रीय सत्ता में रह चुकी थी वो भी समझ गए कि बिना मिली जुली राजनीतिक दल से बने हुए सरकार का गठन नहीं हो सकता है। तो ये भी छोटे मोटे राजनीतिक दलों से हाथ मिलाया और गठबंधन की कांग्रेस में भी शुरुआत हो गई। ठीक है, इसके बाद पुनः 15वीं जो लोकसभा है 14वीं लोकसभा में कांग्रेस ही जीती और जिसमें मनमोहन सरकार को प्रधानमंत्री बनाया गया। 15वीं लोकसभा में भी कांग्रेस ही जीती महागठबंधन के साथ और मनमोहन सिंह की सरकार बनी। इसके बाद 16वीं लोकसभा जो 2014 में हुआ था, भारतीय जनता पार्टी के एक करिश्माई नेता नरेंद्र मोदी उभर करके सामने आए और नरेंद्र मोदी के कुशल क्षमता और कुशल भाषण और कुशल नेतृत्व समझिए कि इनका जो भी विस्तारवादी नीति था उससे लोग प्रभावित होकर के या तो राष्ट्रवाद हो या तो हिंदुत्ववादी हो, इससे प्रभावित होकर के इन्हें पूर्ण बहुमत के साथ जिताया गया, जिसमें पूर्ण बहुमत 282 आया। इसी तरह 17वीं लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई और इस समय और बहुमत से यानी और ज्यादा सशक्त बन करके नरेंद्र मोदी उभरे और 303 सीट जीत करके आए। ठीक है, जबकि जो बीजेपी की गठबंधन का था 353 सीट आए। तो कहा जा सकता है कि 16वीं राजनीति है, 16वीं राजनीति और 17वीं राजनीति में केंद्र में गठबंधन कुछ ढीला पड़ा, लेकिन अभी भी बीजेपी में बहुत सारे गठबंधन की पार्टी है और गठबंधन की ही सरकार वहां पे माना जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो प्रमुख जो राजनीति की राज्य से शुरू होकर केंद्र में ये व्याप्त और विस्तार रूप से गठित हुआ। अब हम लोग देखते हैं आखिर इसका कारण क्या है, गठबंधन की राजनीति का कारण क्या है, क्यों आखिर गठबंधन की सरकार होती है। तो सबसे पहले तो भारत में समाज, धर्म, भाषा, क्षेत्र तथा भौगोलिक विविधता है। सब भारत में देखिए कि प्राचीन काल से यहाँ पे भौगोलिक विविधता, जो भारत की पहचान ही है भौगोलिक विविधता के परिणाम स्वरूप भारत एक संघीय राज्य है और भारत एक है। सभी राज्य की भाषा, नस्ल, यहाँ तक कि वहां के लोगों के बात व्यवहार और विचार और क्षेत्र और धर्म सभी अलग अलग होते हुए भी एक संघीय सरकार के अंतर्गत है वो। तो सभी विविधता होते हुए भी यहाँ क्या है कि गठबंधन राजनीति है और यहाँ एक तरह से मेल मिलाप है। तो यही जो होता है समाज, धर्म, भाषा और क्षेत्र तथा भौगोलिक विविधता के कारण, तो ये सब जो छोटे छोटे पार्टी है अगर केंद्र के स्तर पर उनकी आवाज नहीं उठाया जाता है तो वहीं से छोटे छोटे दल या छोटे छोटे पार्टी के रूप में लोग उभरते हैं और अपना बात वो राष्ट्रीय लेवल पे ले जाते हैं, या छोटे छोटे दल उभर करके वो है कि अपना बात ऊपर तक उठाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भावनाओं का इसमें उभार होता है। क्षेत्रीय जो भी भावना है, लोग के अगर छोटे पार्टी बनेंगे तो वो वहां से के भावनाओं को उभार करेंगे, वहां के जो लोगों की कमियां हो रही है या जो उनके भावनाएं दबा हुआ है उसको उभार करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पार्टी में गुटबाजी। राष्ट्रीय पार्टी में गुटबाजी ये सबसे इंपॉर्टेंट है महागठबंधन या गठबंधन होने का।
जो भी बड़े राष्ट्रीय पार्टी है उनमें गुटबाजी होने लगती है। उसी का परिणाम है कि छोटे छोटे दल उभर करके आते हैं। जैसे आप देखिए कांग्रेस में तृणमूल कांग्रेस, इसी तरह से अनेक पार्टियों का उदय होता है। अपने मेन पार्टी से हट करके दूसरे पार्टी छोटे छोटे बना लेते हैं, वही फिर क्या करते हैं, जीतने के बाद पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं या दूसरे पार्टी के साथ आ जाते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय स्थानीय मुद्दों का ज्यादा प्रभावशाली होना। अब क्या है कि राष्ट्रीय स्तर का जो मुद्दा है, लोग आजकल विकास को देखते हैं, नहीं कि जाति धर्म आदि अब धीरे धीरे लुप्त होते जा रही है। जो क्षेत्रीय भावनाओं लोगों के है, वो क्षेत्रीय विकास है, उसको उभार होता है। क्योंकि कोई भी एक राष्ट्रीय नेता या जो ऊपर से आएंगे वो क्षेत्रीय समस्याओं को नहीं जान रहे हैं, क्षेत्रीय भावनाओं को नहीं जान रहे हैं। तो क्षेत्र का ही कोई नेता उभरता है और एक छोटे से पार्टी या किसी पार्टी में मिलकर वो क्षेत्रीय भावनाओं का या क्षेत्रीय समस्या को उभारता है। ठीक है, जाति वर्ग तथा धर्म जैसे दबाव समूहों को बढ़ता प्रभाव, ठीक है, जाति वर्ग तथा धर्म जैसे दबाव समूहों का बढ़ता प्रभाव भी महागठबंधन का या एक कारण है कि कोई भी जाति, उस जाति से लोग वंचित हो जाते हैं, उस जाति पे ध्यान नहीं देते हैं, किसी वर्ग पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस जाति और उस वर्ग से नेता उभरते हैं क्षेत्रीय लेवल पे, और वो राष्ट्रीय लेवल पे जाते जाते उस पार्टी और उस दल की आवाज को मजबूत करते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्यों की आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप। केंद्रीय सरकार द्वारा जब राज्यों के आंतरिक स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा तो वहां क्या होता है कि जो राज्य का पार्टी है वो गठबंधन से और उसको पार्टी को खोखला करेंगे और वो अपने पार्टी को मजबूत करने के लिए वहां अफवाह फैलाएंगे, और वहां क्या होगा, फिर बड़े बड़े पार्टी से लोग टूटने लगेंगे और लोग अपने विकास पे या अपने क्षेत्रीय समस्याओं पर ध्यान देंगे और महागठबंधन की जीत होगा या छोटे छोटे पार्टियों को भी जीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है या इसकी नकारात्मक पक्ष क्या हो सकता है। सबसे पहला तो नकारात्मक पक्ष है वैचारिक संघर्ष की स्थिति। यहाँ पे वैचारिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होते रहेगी और उत्पन्न होने की समस्या होगा कि वैचारिक सभी दल के जो महत्वाकांक्षा और विचार अलग अलग होते हैं। सभी कोई एक पार्टी का एक विचार नहीं हो सकता है। अगर एक पार्टी में 10 दल रहेंगे या एक बड़े पार्टी में 10 छोटे छोटे पार्टी मिले हुए रहेंगे तो सभी के विचार में कुछ न कुछ असमानता जरूर दिखेगी और वही असमानता के कारण फिर अस्थिरता पैदा होगा। ठीक है, गठबंधन प्राय अवसरवादी होता है। जो गठबंधन की राजनीति होती है प्राय अवसरवादी ही देखा गया है, क्योंकि जब भी गठबंधन की सरकार बनी है, कोई भी गठबंधन केंद्र में आप देख लीजिए या राज्य में देख लीजिए, केंद्र में ही अगर छोटे दल से अगर बड़े दल में भी जाते हैं तो उनको महत्वपूर्ण पद दिया जाता है। ठीक है, जैसे आप केंद्र में अभी बहुत सारा पार्टी है, एलजेपी ले लीजिए, राज्य में ही अगर बिहार में हम देख लें तो इतना अवसरवादी होता है कि नीतीश सरकार ने और लालू का दल राजद पार्टी दोनों घोर विरोधी थे, लेकिन अपने दल को साधने के लिए, अपने स्वार्थ को साधने के लिए दोनों एक हो गए और राजद और जदयू का गठबंधन से भी बिहार में सरकार बनी। लेकिन कुछ ही समय में क्या हुआ कि बिखर गया, दोनों के आपसी मतभेद, क्योंकि बाहर घोर विरोधी थे तो सरकार कैसे चला पाएंगे। सरकार बनते हुए भी फिर सरकार गिर गई, दोनों घोर विरोधी हो गए। फिर नीतीश अपने दल को छाड़ने के लिए फिर मांझी सरकार का भी बना, फिर वही फिर जदयू फिर भाजपा के साथ आकर के सरकार बनाई। तो कोई भी जो गठबंधन की सरकार होती है वो अवसरवादी होती है। जहां उनको अवसर ज्यादा दिखेगा वहां पे चले जाएंगे, जहां अवसर अपने जाता हुआ दिखाई देगा वहां से वो हट जाएंगे। ठीक है, राजनीतिक अस्थिरता का वातावरण बनता है। वही हम एग्जाम्पल दे रही है जैसे राजद और जदयू का, हर समय अस्थिरता का वातावरण, कब सरकार गिर जाएगी ये कहना मुश्किल है। जो मेन पार्टी रहेगा अगर उनके जो भावना रहेगी या लोभ रहेगा अपने मंत्री पद बनने की,
या उनकी जो महत्वाकांक्षा रहेगी अगर वो पूरा नहीं होता है तो वो सरकार से को अस्थिर कर सकते हैं, सरकार को अस्थिर कर करके सरकार को गिरा सकते हैं। जो भी गठबंधन किए हैं मिलजुल कर वो गठबंधन से हट सकते हैं। तो हर समय सरकार अस्थिर की संभावना रहती है और अस्थिर रहेगी तो सरकार ढंग से नहीं चला पाएगी। मेन विकास के मुद्दे या जो मेन मुद्दे हैं उससे भटकेगी, क्योंकि दबाव में काम करना पड़ेगा और दोनों पार्टी को लेकर के चलना पड़ेगा। ये जितने भी गठबंधन सभी को लेकर के, और सभी को लेकर के चलने के कारण क्या होगा कि विकास अवरुद्ध होगा। लोग विकास पर नहीं ध्यान देंगे, ज्यादातर पार्टी पे ही ध्यान देते रहेंगे। ठीक है, मध्यावधि चुनाव की आवृत्ति बढ़ती है। इसमें जब सरकार गिर जाएगी, गठबंधन वहां से अपने हट जाएगा तो मध्यावधि की चुनाव इसमें बनती है। मध्यावधि के चुनाव होने के पश्चात क्या होगा कि यहाँ आर्थिक बोझ बढ़ेगा, आर्थिक बोझ के साथ साथ विकास अवरुद्ध होगा। जब से चुनाव का डेट लागू हो जाता है या चुनाव की घोषणा हो जाती है, आचार संहिता लागू हो जाता है। आचार संहिता लागू होते के साथ सभी विकास अवरुद्ध हो जाते हैं, कोई भी विकास का काम सरकार नहीं कर सकती है। तो इसमें विकास का कार्य अवरुद्ध होता है। जब मध्यावधि चुनाव होंगे तो उसमें खर्च, आर्थिक वहन भी बहुत अधिक करना पड़ता है। ठीक है, कमजोर सरकार में अफसरशाही की प्रवृत्ति बढ़ती है। जब कमजोर सरकार रहेगी तो उसमें अफसर सर पे चढ़ जाएंगे और अफसर वही यहीं पे बढ़ जाती है। जैसे अब पाकिस्तान जैसे कंट्री में आप देखते होंगे, वहां पे हर समय सैन्य जो ताकत है वो सरकार को उलटने के चक्कर में रहती है, यानी सरकार वहां पे कमजोर रहती है, जिसके कारण वहां पे सैन्य ताकत मजबूत हो जाती है। तो यहाँ पे भी अफसरशाही की प्रवृत्ति, अगर कमजोर सरकार रहेगा तो अफसरशाही वहां पे मजबूती से उभरेंगे, अफसरशाही अपने मनमानी ढंग से काम करेंगे। ठीक है, विभिन्न दलों के बीच संवैधानिक पद पाने की होड़ हो जाती है। जब छोटे छोटे राजनीतिक दल रहेंगे और किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो पूर्ण बहुमत पाने के लिए जिस राजनीतिक दल से गठबंधन किया जाता है वो राजनीतिक दल या तो पहले ही शर्त रख देते हैं कि हमको मेन पद चाहिए, अगर सेंट्रल में है हमको वित्त चाहिए, हमको गृह विभाग चाहिए, अगर स्टेट में है तो सीधे उप मुख्यमंत्री चाहिए, या हमको गृह विभाग चाहिए। जो मेन पद है विपक्षी दल ही, अगर मान लीजिए विपक्षी दल ही मेन विभाग मांग दे तो सरकार चलने की बहुत कम संभावना उसमें रहेगी, सरकार तुरंत गिर जाएगी, क्योंकि दोनों में अपोजिशन होगा। ठीक है, राजनीतिक भ्रष्टाचार इसमें बढ़ता है, क्योंकि जो भी राजनीतिक दल जीत करके इलेक्शन में बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर करके होते हैं, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार हर समय अस्थिर सरकार इसमें बना हुआ रहता है और बनने की चांस रहता है। तो अस्थिर बनने के कारण क्या होगा कि इसमें भ्रष्टाचार, जो भी मंत्री रहेंगे या जो भी सांसद या विधायक चुन करके जाएंगे वो हर समय दिमाग में उनका अटैक करते रहेगा कि सरकार कब गिर जाएगी पता नहीं है, सरकार कब जाएगी कोई अता पता नहीं है। तो उसके चलते जब जितना हो सके लूट ले और जेब में भर ले, तो ये राजनीतिक भ्रष्टाचार इसमें बढ़ेगी। राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण विकास लोग नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने जेब भरना चाहेंगे। तो इससे भ्रष्टाचार और अफसरशाही दोनों को प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोग सीमाएं और नकारात्मक पक्ष। नेक्स्ट है सकारात्मक पक्ष। सकारात्मक पक्ष आखिर इसका क्या हो सकता है? कोई भी सिक्का का एक पहलू नहीं होता है, हेड और टेल दोनों होता है। किसी भी चीज का अगर सकारात्मक है या किसी भी चीज का नकारात्मक है तो उसका सकारात्मक होगा, और किसी भी चीज का सकारात्मक उसका नकारात्मक जरूर होगा। तो हम लोग देख लिए नकारात्मक पक्ष, अब सकारात्मक पक्ष हम लोग देख रहे। सकारात्मक लोकतंत्र की मजबूती इसमें मिलेगी। लोकतंत्र को मजबूती इन सेंस में मिलेगा कि मान लीजिए छोटे छोटे राजनीतिक दल मिलेगा, अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दा वहां पे उठाएंगे, अपने अपने क्षेत्रीय भावनाओं का उभार करेंगे और अपने अपने क्षेत्रीय मुद्दे, अपने अपने क्षेत्रीय भावनाओं। और अगर छोटे पार्टी से लोग उभर करके जाते हैं तो अपनी जाति और अपने वर्ग की भावनाओं और अपने वर्ग और जाति का जो समस्या है वो केंद्र लेवल पर उठाएंगे, यानी राष्ट्रीय स्तर पर वो अपनी जाति और वर्ग और अपने क्षेत्रीय समस्याओं को उभारेंगे, जिससे विकास की ज्यादा संभावना रहेगी। और वो विकास की ज्यादा संभावना से
होगा क्या कि लोकतंत्र मजबूत आएगा। सभी गांव और सभी जाति के लोगों की भागीदारी के होगी केंद्र में और सरकार में, और भागीदारी रहने से क्या होगा कि सभी का विकास एक समान होगा, और एक समान विकास होने से लोकतंत्र मजबूत होगा। सब सहमति की राजनीति को जन्म मिलेगा, क्योंकि सभी जाति और वर्ग के अगर वो लोग सरकार में शामिल रहेंगे तो एक सहमति की राजनीति को जन्म मिलेगा, और सभी एक समझिए कि एक प्लेटफॉर्म पर काम करेंगे, सभी वर्ग और सभी जाति के लोगों। सामाजिक खाई पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। जो भी सामाजिक खाई है, जो पहले आज से बहुत पहले देखते होंगे कि फॉरवर्ड बैकवर्ड चार जो वर्ग पाया जाता है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य और शूद्र, चारों में बहुत ज्यादा भेदभाव था। आज के डेट में देखिएगा या आज के समय में देखिएगा, ये जो क्षेत्रीय पार्टी थे या जो भी वर्ग है इसमें बहुत कम खाई रह गया है, क्योंकि जो आरक्षण जो लागू हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया है कि बहुत सारे छोटे पार्टी से या छोटे जाति के लोग राष्ट्रीय स्तर पर उभरे हैं, और छोटे स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर उभरने से उनकी समस्या राष्ट्रीय स्तर पर बन करके आई है, और छोटे छोटे राजनीतिक दल बड़े दल के साथ भी और बड़े जाति के साथ भी मिलजुल कर काम कर रहे हैं और रहन सहन हो रहा है। ठीक है, भारत को अधिक संघात्मक बनाया है, भारत को अधिक संघात्मक बनाया है, क्योंकि यहाँ पे छोटे दल और छोटे पार्टी जैसे ही अपनी समस्या को उभारेंगे, भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में बनेगा। और वहां पे है कि छोटे पार्टी और क्षेत्रीय दल और गांव तक सुदूर तक विकास होगा। ठीक है, क्षेत्रीय स्तर की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाया है। गठबंधन की राजनीति ही वह राजनीति है जिसे क्षेत्रीय जो भी क्षेत्रीय समस्या है उसको राष्ट्रीय स्तर पर लाया। अगर क्षेत्रीय पार्टी और क्षेत्रीय दल नहीं उभरते तो इतना जल्दी और इतना सशक्त रूप से वो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आता, क्योंकि क्षेत्रीय दल और क्षेत्रीय पार्टी ही वो है कि अपने जाति और अपने क्षेत्र का जो समस्या है वो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर के जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर अपना बात उठाते हैं। तो एक गठबंधन की राजनीति हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बिहार में गठबंधन, स्पेशली क्योंकि बीपीएससी बिहार का एग्जाम है, तो ये बेसिकली सेंट्रल की राजनीति में हो गया। अब बिहार की राजनीति में गठबंधन की कहां तक भूमिका है, उसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट में हम लोग बिहार की राजनीति में गठबंधन पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जितना अधिक से अधिक हो सके आप लोग शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोग को कैसा लग रहा है। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय।